Hello students, welcome to Jendra English School online class session of standard 7th mathematics chapter number 3. Today we do the exercise 3.3. So in the previous exercise we learn mean, median and mode. Now in this exercise we have learned about the bar graph and draw some examples of the bar graph, and we also learn how to study the graphs. So these questions are according to them. Now let's start. Question number 1. You have seen here a picture means a bar graph. It is a data to the students pets owned by the students of the class 7. So use the bar graph of the bar graph to answer the following question. Question is, which is the most popular pet? And second question is, how many students have dog as a pet? If you see this bar graph, you can see this line is called x-axis and this line is called a y-axis. On the x-axis, the information about the animals, pet animals, and on y-axis the number of the students. So according to these, the longest bar of is cat and the shortest bar is rabbit. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये बार ग्राफ देख के थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये समझो कि कोई भी ग्राफ क्यों होता है. जनरली ऐसा माना जाता है कि आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि अक्सर हम जो चीज़ें बोल के नहीं समझा सकते हैं ना, वो चित्रों के द्वारा बहुत जल्दी आसानी से समझ जाता है. बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, है ना. आप फिल्में देख रहे होंगे, फिल्में की स्टोरी आपको याद रह जाती है. क्यों? क्योंकि उसमें वर्बल भी होता है, साथ साथ में सबसे बड़ी इमेज यानी हम देखते हैं. इसलिए तो कोई भी चीज़ों को शायद चित्र के द्वारा बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, ऐसा स्टडी बताती है. तो इसलिए बार ग्राफ एक स्टडी है. आप लोगों ने बहुत सारी जगह यूज़ देखा भी होगा. ग्राफ जो है क्रिकेट मैच है, उसमें स्कोर कार्ड और इसे बताने के लिए, पॉपुलेशन इंडिया की बताने के लिए कैसे इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स का यूज़ होता है. हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो बार ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं. बार ग्राफ की स्टडी करेंगे और ऐसे जैसे जैसे आगे क्लास में जाएंगे वैसे वैसे हमको और दूसरे ग्राफ्स के बारे में मालूम पड़ेगा. तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स को वे लोग एज ए पेट चूज़ करते हैं. तो हमने अभी बताया ना, लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट जो बार है वो किसका है? कैट का. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. सेकंड क्वेश्चन जो था कि डॉग को एज ए पेट कितने स्टूडेंट्स रखते हैं, तो डॉग का जो बार है वो कहाँ तक है? ये 8 तक है. सो आंसर आएगा 8 स्टूडेंट्स हैव ए डॉग एज ए पेट. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो सकता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. रीड द बार ग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. यहाँ पर ये जो बार ग्राफ है ये बता रहा है कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो हैं उसमें कौन सी नंबर जो बुक है, यानी बुक की जो नंबर्स हैं, कितने सारे बुक्स जो सोल्ड किए गए हैं. आपको यहाँ पर इस बार ग्राफ को स्टडी करना है और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 एंड 1990 एंड 1992. सो आंसर इज, अगर आप देखते हो कि 1989, तो ये रहा 1989. तो ये जो है 200 से थोड़ा सा नीचे है, यानी नियर बाय 200 है. तो अगर कैलकुलेटिव पर यूनिट हम काउंट करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स है. तो यहाँ पर बार ग्राफ अगर लाइन वाइज होता तो आपको समझ में आ जाता. नहीं तो हम यहाँ सीधे बता सकते हैं कि 1989 में 180 बुक्स सोल्ड हुई थी. 1990 में यहाँ पर नियर बाई 500 यानी 475 बुक्स सोल्ड हुई थी. एंड 1992 के अंदर ये 225, ये 1992 ये है, तो 200 से थोड़ा सा मोर देन ऊपर है, तो 225 बुक्स यहाँ पे सोल्ड हुई थी. ओके. सो अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं. इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड. दो पूछा है कि
नियर बाई जो 475 बुक्स है वो कौन सी ईयर में सोल्ड हुई थी। तो 475 यानी 400 और 500 के बीच का ये होता है, ये कौन सा ईयर है, 1990। सो इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड, एंड दूसरा 225 बोला है ना, तो 225 यानी 200 से थोड़ा सा ऊपर, तो आप ये देख रहे हैं 1992। सो इन 1992 225 बुक्स वेयर सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से कम बुक्स जो है कौन से ईयर में सोल्ड हुई। तो 250 यानी अगर आप सोचो कि 200 और 300 के एकदम मिड में, तो एक ये वाला ईयर है और एक ये वाला ईयर है, यानी 1992 और 1989, ये दो ईयर्स हैं जहाँ पर 250 से कम बुक सोल्ड हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड इन 1989। तो बाय द रीडिंग ग्राफ वी कैलकुलेट दैट 180 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1980। कैलकुलेट मतलब आप यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 है, जितने बॉक्स आता है उसी हिसाब से हमने दिया कि ये 4 बॉक्स हो रहा है इसमें, यानी 100 के बाद 4 लाइन के बाद में ये बार ग्राफ जो है एंड हो जा रहा है। तो 1 लाइन इक्वल टू 20, तो 4 का 20 से मल्टी करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 100 + 80 यानी 180 बुक्स यहाँ पे सोल्ड हुई है। चलो क्वेश्चन 3 क्या है। तो क्वेश्चन 3 जो है आपको बार ग्राफ बनाना है। तो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो दी गई है कि क्लास, अलग अलग क्लास 5th से लेकर 10th तक की क्लास है, और उस ईच एंड एवरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। तो आपको ये करना है, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन है। हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल, स्केल आप कैसे चूज़ करेंगे। स्केल चूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर अमाउंट यानी सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 135 आप उसको डिवाइड करो, लेकिन ऐसे डिवाइड करो कि वो मैक्सिमम 15 के नीचे रहे। तो अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो हो सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 चिल्ड्रन हो सकते हैं। अगर आप 5 से डिवाइड करते तो ये बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती, 15 से डिवाइड करते तो भी इस तरह का होता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 यूनिट इक्वल टू 25 ले लिया। ये आप जो 25 हम बता रहे हैं ना, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर 1 यूनिट ये दिया जरूर है, लेकिन एक्चुअली इससे भी इजी हो सकता है कि 135 है, अगर 135 को हम 10 से डिवाइड करते तो कितने बॉक्स बनाएंगे, यानी कितना बार ग्राफ कितनी हाइट होगी उसकी। तो अगर 10 से डिवाइड करते, एक अज्यूमिंग लिया है, जनरली हमको यहाँ पे ये देखना है, ये अगर यहाँ पे होगा तो आपको हमेशा या तो इवन नंबर लेना है या फिर 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स। तो 10 से हम डिवाइड करते तो 13.5, यानी हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते कि 14 सेंटीमीटर। तो बार ग्राफ की हाइट चलता है, इनफ है 14। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 इक्वल टू ये 10 चिल्ड्रन लेंगे। कितना, 10 चिल्ड्रन। ये आप करेक्शन कर लेना, मैं यहाँ पर इसको करके दे रहा हूँ, और आप भी अपने नोटबुक में जब करोगे तो ये देख के करना है कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर करना है, सॉरी 10 चिल्ड्रन करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें 2 क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में और मिनिमम किस में है। तो यहाँ पर ऐसे भी आप बता सकते हो कि 5th क्लास में मैक्सिमम है और मिनिमम जो है 8th क्लास में है। ओके, अब उसके बाद में इसी में फाइंड द रेशियो स्टूडेंट 6 और 8। तो 6 का स्टूडेंट कितने हैं, 120, और 8 का कितना है, 100। तो रेशियो अगर फाइंड करना है तो ऐसे 120/100 आप करते हो ना, तो 0 से 0 कट जाएगा। ये दोनों 2 के टेबल में आएंगे, 2 6 जा और 2 5 जा। तो यहाँ देखो रेशियो ये आ गया 6/5 का, हो गया। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। अब रहा बार ग्राफ की बात। तो अभी हमने कहा 1 यूनिट इक्वल टू कितना बताया हमने, 10 चिल्ड्रन। तो 10 चिल्ड्रन अगर लेते हैं तो हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ऐसे 10 करके यहाँ पर 140 50 या जितना आप ले सकते हो उतना कर दोगे। नीचे 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, फिर 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना देना है, यानी एक बार। फिर दूसरा सेंटीमीटर छोड़ देना है, फिर एक बॉक्स बनाना है। फिर तीसरा सेंटीमीटर छोड़ देना है, फिर एक बॉक्स बनाना है।
फिर चौथा सेंटीमीटर छोड़ देना है। बार ग्राफ बनाना हो तो सबसे इजी है कि आप ग्राफ पेपर ले लो और उस पर ये बनाओ, आपका अच्छा सा, ज़्यादा कैलकुलेटिव, ज़्यादा ये सब नंबर्स करना नहीं पड़ेगा। सीधे आप लाइन देखेंगे कि जो डार्क लाइन है, एक डार्क लाइन के बाद दूसरी डार्क लाइन पे ये ग्राफ बनेगा, फिर दो डार्क लाइन लेकर एक बीच का कॉलम छोड़ देना है, फिर दूसरा दो डार्क लाइन लेके एक कॉलम बनेगा। तो ऐसे बार आप बना सकते हो। अब इसकी हाइट कितनी है, जैसे यहाँ पे ये हमने क्या लिखा, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, है ना। तो आपको यहाँ पर ये नीचे, ये यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आपको ये लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिखना रहेगा आपको, जैसे ये हमने नीचे लिखने की जगह क्या किया, ये ग्राफ के अंदर ही डाल दिया ना, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th। आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, तो जहाँ क्लास लिखा वहाँ पर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, 135। तो 135 आप देखो तो वहाँ पे 140 और 130 के एकदम बीच में, यानी मिडल में। तो यहाँ पर 135 हमने बना दिया। फिर 120 है, तो ग्राफ एक कॉलम छोड़ दिया और 120 तक हमने ये लाइन यहाँ से देखा, ये 120 है, 120 के सामने हमने यहाँ पे ये बना दिया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरे में क्या है, यहाँ पर 120 के बाद में है 95 है, यानी 100 और 90 के बीच में। तो 100 और 90 के एकदम बीचों बीच, ये देख रहे हो, ये रहा, ना तो 90 हो ना ही 100 हो, उसके एकदम बीचों बीच में हमने यहाँ पे ले लिया। ऐसे ही आगे कंटिन्यू हम करके ये ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं, 100, 90 और 80 लेकर। तो इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आता है डबल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है डबल बार ग्राफ है। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म गिवन। अच्छा, आप एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कलर है ना, मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया है। आप ज़रूरी नहीं कि कलर ही यूज़ करो, आप चाहो तो इस बॉक्स में ऐसे ये डिज़ाइन, फिर हर बॉक्स के लिए अलग डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। फिर एक में ऐसे डॉट डॉट करके डिज़ाइन कर सकते हो, किसी बॉक्स में बार ऐसे बनाया उसमें सीधी सीधी लाइन करके आप ले सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन चूज़ करते हो। चलो, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें 2 टर्म दिया हुआ है। एक टर्म पे फर्स्ट टर्म में मिलीमीटर mm है, सेकेंड टर्म में mm है। इंग्लिश मार्क्स लिए हुए हैं स्टूडेंट्स के। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएस का दिया हुआ है। इन विच स्टूडेंट हैज चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट, इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिस्ट एंड हैज़ द परफॉर्मेंस गोज डाउन और एनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर भी हमको देंगे और ये साथ साथ में बार भी बना देंगे। तो हम देखते हैं कैसे किया है। अगेन सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स था वो 100 था, इसलिए हमने 0 से लेके 100 तक, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया, या 10 मार्क्स आप कह सकते हो। यहाँ पे ये मार्क्स हो गए। नीचे सब्जेक्ट हमने ले लिए, इंग्लिश, हिंदी। सब्जेक्ट लेते समय आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो एक कॉलम छोड़ के पहला कॉलम छोड़ के आप सब्जेक्ट तो शुरू कर रहे हो। यहाँ पे ये पहला कॉलम छोड़ दिया, उसके बाद सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, लेकिन उसके बाद एक नहीं 2 कॉलम लेना, क्योंकि 2 टर्म आपका है, इसलिए फर्स्ट टर्म के लिए और सेकेंड टर्म के लिए। यहाँ पर आपको ऊपर यूनिट में कलर पे भी बताया आपको, जैसा मैंने कहा कि कलर की जगह आप डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टर्म के लिए ग्रीन कलर और सेकेंड टर्म के लिए पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। इंग्लिश में 2 है, पहले टर्म में आपका 65 था, दूसरे में 70 मार्क्स आया। ऐसे ही सब में आप बता सकते हो कि हिंदी में पहले टर्म में 75 था, दूसरे में 60 ही आया। मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, 85 से वो सीधे 95 पहुंच गया है। यहाँ पर ये 85 से लेके सीधे साइंस में वो 90 तक पहुंच गया है। और एसएस में भी इस तरह का रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक सब्जेक्ट में, हिंदी में इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, डाउन हुआ है, बाकी सब में इम्प्रूवमेंट हमेशा इंक्रीज़ हुआ है। ही हैज़ द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन मैथ, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसमें, मैथ्स में 10 सब्जेक्ट का, यानी कि बार सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि ये बार सबसे ज़्यादा जो हाइट बढ़ी हुई है 10 सेंटीमीटर का, इसमें बढ़ा है मैथ्स में। फिर ये कहा है कि एसएस के अंदर ये सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट कम है, यानी सोशल साइंस में। और दूसरा साइंस हिंदी के अंदर ये इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, डाउन हुआ है।
तो इस तरह से आप अगर ये इसको अच्छी तरह से देखते हो तो इसी तरह से कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5 का ये आपको दिख रहा है बार, इस तरह से बना सकते हो। उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप बना सकते हो। अब वीडियो को पॉज कर दो और उस पर आराम से ये देख के स्टडी कर सकते हो कि यहाँ पर कैसे बार ग्राफ बना हुआ है, क्या क्या डेटा दिए हुए, कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर क्या दिए हुए हैं, डिफरेंसेस उसको निकाला हुआ है। तो आप एक्सरसाइज 3.3 इजीली कंप्लीट कर सकते हो। आप नोटबुक में भी सेंटीमीटर लेकर आप बार बना सकते हो, या तो फिर आपके पास अगर बार ग्राफ पेपर है, ग्राफ बुक है, तो उसमें आप अच्छी तरह से कर सकते हो क्योंकि उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा 3.3 कंप्लीट होने के बाद में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। 3.4 हम स्टार्ट करें तो उसमें देखते हैं, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। अब इस एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी के लेकर क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ सर्टन इवेंट दिए हुए, कुछ इवेंट दिए हुए। अब इन इवेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इवेंट सर्टन है, कौन से इम्पॉसिबल है, और कौन से इवेंट ऐसे हैं कि हैपन है बट नॉट ए सर्टन है। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्टन और क्या होता है। ऐसी कोई भी इवेंट जो श्योर है कि वो होगा ही होगा, तो ऐसी इवेंट को हम सर्टेन इवेंट कहते हैं। लाइक अगर आपसे कोई कहे कि सन राइजेज इन ईस्ट, तो ये क्या है, ट्रूथ है ना, इसको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सन ऑलवेज राइज इन ईस्ट, मतलब ये सही है कि ईस्ट के अलावा कोई और डायरेक्शन से सन जो है राइज ही नहीं करता है। तो आप समझ रहे हो ना कि सर्टन इवेंट कैसी है। ऐसी इवेंट जो श्योर हो, फिक्स हो कि नहीं उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, वो ऐसी इवेंट को हम सर्टन इवेंट कहते हैं। कुछ ऐसी इवेंट होती है जो हो ही नहीं सकती। लाइक अगर हम सन का एग्जांपल है, सन सेट इन नॉर्थ, sun never goes in the direction of the north, so how is possible? So you all know that it is impossible. So this kind of the event is called an impossible event, and some event happen but not a certain, यानी कुछ इवेंट ऐसी होती है जो होती है, हो सकती है, यानी उसमें पॉसिबिलिटी है। लाइक अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना, जैसे कॉइन टॉस किया, चलो आप बोलो क्या आएगा, हेड आएगा, तो मे बी हेड भी आए और ना भी आए, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी ये इवेंट होगा ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि फिक्स ही है कि बस वही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो ऐसी इवेंट को क्या कहते हैं, हैपन बट नॉट श्योर। चलो तो फर्स्ट है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप जो है आज कल से बड़े हो गए। तो दिस इज द सर्टेन इवेंट, क्योंकि ईच एंड एवरी डे आवर एज विल इंक्रीज एंड वी ओल्डर ईच एंड एवरी डे, हम जितने दिन जाते हैं उतने दिन बड़े होते हैं ना। तो दिस इवेंट इज इट इज़ ए सर्टन टू हैपन। सेकेंड, ए टोस्ट कॉइन विल लैंड, तो टॉस कॉइन किया तो गिरेगा तो ही, बट हेड अप, उसमें हेड ऊपर आवे, तो ज़रूरी नहीं ना, तो लेकिन हाँ हो सकता है। सो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ये हो सकता है बट सर्टन नहीं है, यानी श्योर नहीं है। ए डाई वेन टॉस, डाई को जब उछाला जाए, लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, तो डाई पे आपको मालूम है कि उसमें 6 नंबर तक ही होता है, 8 तो होता ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इट इज़ ए इम्पॉसिबल। फिर द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आपका ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है। सो दैट मीन्स हैपन नॉट ए सर्टन। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल धूप भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बादल भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। सो इट कैन हैपन बट नॉट बी श्योर सर्टन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ मार्बल्स विथ नंबर्स ऑफ द 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, यानी एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल रखे हुए हैं और एक मार्बल पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे करके 6 पर मार्किंग की हुई है, यानी नंबर दिए गए उनको। अब आपको करना क्या है, उसमें से एक मार्बल निकालना है और उसमें से जो मार्बल आए वो पर्टिकुलर जो भी नंबर यहाँ पे दिए होंगे, जैसे 2 है और 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझाने से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे देते हैं। तो ये उतना ही आसान है जितना आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आपके हाथ में जब रिजल्ट आता है, लाइक आपने टेस्ट पेपर दिया मैथ्स का या साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसमें आपको अगर 25 मार्क्स का टेस्ट पेपर हुआ और आपको मार्क्स मिला है 11, तो टीचर कैसे उसको लिख के देती है? 11 ऊपर रहता है और 25 नीचे रहता है, बराबर, 11/25। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स होता है ना वो नीचे आता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी में भी वही होता है, जो टोटल आउटकम्स हैं, लाइक यहाँ पर अगर 6 मार्बल्स हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 6, वो नीचे आएगा। और ऊपर जो है वो पर्टिकुलर जो भी इवेंट बोला उसके लिए आउटकम्स कितने होंगे वो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला है, टोटल मार्बल 1 to 6 इज इन ए बॉक्स 6 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर ऑफ 2। यहाँ P इधर नहीं आएगा, P इधर आगे आ जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी के लिए हम लिखते हैं P ब्रैकेट में जो भी दिया ड्राइंग 1 मार्बल निकालेंगे और वो मार्बल 2 नंबर आवे, तो 2 नंबर वाले मार्बल हैं कितने बॉक्स में? एक ही है ना, सो 1 out of 6, यानी एक मार्बल ऐसा है जो 6 में से। फिर दूसरा बोला है 5 आवे ऐसा, तो अगेन P इधर लिख के ड्राइंग 1 मार्बल विथ नंबर 5, तो 1/6, क्योंकि 5 नंबर वाला भी मार्बल एक ही है, तो 1/6 यानी आउट ऑफ 6 में से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। सो ए कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉइन फ्लिप किया जाता है और उससे हमको उससे डिसाइड होता है कि कौन सी टीम जो है स्टार्ट करेगी गेम। फुटबॉल है तो कौन सी टीम जो है किक करेगी, क्रिकेट है तो कौन सी टीम, जो भी आपको चाहिए, बॉलिंग बैटिंग जो डिसाइड करने की उसकी अथॉरिटी होती है। तो ये होता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब आपको बताना है कि अगर आपकी टीम टॉस कर रही है तो उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी की है, उसमें से कोई एक टीम जो है वो आपकी टीम स्टार्ट करे मैच। तो आपको ये समझना होगा कि एक कॉइन हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एक हेड एंड दूसरा टेल। और आपको कुछ भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? इक्वल होगी, यानी 2 में से 1 तो P स्टार्टिंग गेम्स 1/2, यानी 2 उसमें से 1 हो सकता है। तो इस तरह से 1/2 की पॉसिबिलिटी इक्वल आउटकम्स होते हैं। आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर हमने पढ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए भी कि ये चैप्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आते ही रहेंगे। साथ ही साथ ये चैप्टर जो है आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है स्टैटिक्स का। तो आप जितना ध्यान से सीखेंगे उतनी अच्छी तरह से आगे की क्लासों में ईजी रहेगा, और आप इस क्लास के लिए भी अच्छी तरह सीखें।